Hello, my name is Gaurav and today we are going to study the first chapter of the history for class 10th, the rise of nationalism in Europe. Well, this chapter is a very important topic and a very important chapter for the student who are preparing for NTSC and board exams. So let's start. Well, before studying this chapter, we have to discuss and look back into the first chapter of 9th, that is the French Revolution. Well, if you must remember, the French Revolution chapter has a lot of dimensions, and this chapter gives us the first clear expression of the nation idea and what does nation look like. So let's discuss what is the idea of nation and how French Revolution shaped the world politics by giving it the idea of country, constitution and equality. Let's see. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें सबसे पहले यह बताया था कि एक बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था लुई 16, उसने फ्रांस में जिस तरीके से रूल किया, पूरे फ्रांस में एक डिसकंटेंट था। पूरे फ्रांस के लोग उससे परेशान थे और फाइनली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दुनिया ने देखा जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत सारी लेगेसीज हैं जो दुनिया ने फ्रांस से ली और फ्रांस दुनिया का एक पहला देश बना जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि एम्पायर्स को छोड़कर एक देश, एक नेशन, एक कंट्री कैसी होती है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। वेल, एज आई टोल्ड यू, इन 1789 और बिफोर दैट द फ्रांस यूज्ड टू रूल बाय द किंग of Bourbon dynasties, and the king from the Bourbon dynasty who used to rule France during these days was King Louis XVI. Well, Louis XVI was an incompetent king who used to rule France. But apart from being an incompetent king, the entire social structure of France was chaos. In France, there was a three-state which was the bone of contention among people to become a rebellious. क्योंकि ये थ्री स्टेट इस तरीके से थे कि जो स्टेट चर्च को बिलोंग करते थे उन्हें हम क्लर्जी कहा करते थे, जो कि वहाँ का फर्स्ट स्टेट था। जो स्टेट राजा के कोर्ट से एसोसिएटेड थे उन्हें वो नोबिलिटी बोलते थे, जो कि सेकेंड स्टेट था। और वो स्टेट जहाँ पे कॉमन सिटीजन थे जैसे कि बिग बिजनेसमैन, फार्मर्स, पीजेंट्स, आर्टिसन, लेबर्स, वो थर्ड स्टेट हुआ करता था। और इस स्टेट के बीच में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थे जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं देते थे। ये बात थर्ड स्टेट के लोगों को बड़ी बुरी लगती थी। तो ये उसका एक सोशल कॉज था, क्यों लोग फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन से, फ्रांस के रूल से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। दूसरा रीज़न है पॉलिटिकल। वेल, फ्रांस उन दिनों ब्रिटेन की ब्रिटेन से युद्ध लड़ रहा था अमेरिका की कुछ 13 कॉलोनी के लिए, और ये युद्ध जनता हर हाल में रोकना चाहती थी क्योंकि इस युद्ध की वजह से फ्रांस को काफ़ी नुकसान हो रहा था। फ्रांस का खजाना खाली होता जा रहा था और राजा जो था वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस में था अपनी क्वीन मैरी एंटोनेट की, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ये इसका पॉलिटिकल कारण था। तीसरा कारण था इकोनॉमिक कारण। एज आई टोल्ड यू कि फ्रांस ऑलरेडी कर्जे में दबा हुआ था। राजा लुई 16 पूरी तरीके से वॉर में उलझा हुआ था और उसने इस वॉर लोन को पूरा करने के लिए सभी देशों से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो पैसे लगभग 1 बिलियन लीवर तक पहुंच चुके थे। अब धीरे धीरे इस पैसे पे इंटरेस्ट लगता रहा और ये पैसे हो गए 2 बिलियन लीवर। अब अगर कोई कॉम्पिटेंट राजा होता तो शायद ये 2 बिलियन लीवर को चुका सकता था, लेकिन लुई 16 तो ठहरा एक इनकम्पिटेंट राजा। उसने सोचा कि मेरे पास इस 2 बिलियन लीवर को तुरंत चुकाने का तो कोई प्लान है नहीं, तो क्यों ना मैं अपने थर्ड स्टेट पे थोड़ा सा टैक्स का बर्डन और डाल देता हूँ। तो फाइनली उसने 5 में 1789 को एक मीटिंग बुलाई पैलेस ऑफ वर्साई में, और उस मीटिंग में उसने प्रपोज किया कि क्यों ना हम थर्ड स्टेट के ऊपर थोड़ा टैक्स का बर्डन और डाल दें। थर्ड स्टेट ने उस मीटिंग को बॉयकॉट किया और वो फाइनली 1 महीने बाद एक टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा हुए और टेनिस कोर्ट में उन्होंने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने राजा के सामने प्रेजेंट किया, जिससे राजा को मानना पड़ा और फ्रांस मोनार्की से
कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। इसमें बहुत बड़ा रोल फ्रांस के फिलोसोफर्स का भी थे, जैसे कि जैन जैकस रूसो जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी, मोंटेस्क्यू जिसने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी, जॉन लॉक जिसने टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट लिखी। और इन किताबों के ज़रिए इन सभी स्कॉलर्स ने फ्रांस की जनता को ये दिखाया कि जो राजा की डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप है, इसका मतलब राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है और जनता को राजा के हर शब्द को कानून की तरह पालन करना चाहिए। इस थ्योरी को सबसे पहले लोगों के परसेप्शन से इरेज कर दिया इन लोगों ने, लोगों को रिवोल्ट करने पे मजबूर किया, लोगों को अवेयर किया, लोगों को एजुकेट किया इन सभी फिलोसोफर्स ने। तो लोगों ने एजुकेट होने के बाद अपना संविधान खुद लिखा और फाइनली अपने देश को संविधान दिया और देश बन गया मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन जब संविधान लिखा तो इसमें कुछ कमियां थी, और कमियां इस तरीके से थी कि फ्रांस के सोसाइटी को फर्दर एक्टिव और पैसिव में डिवाइड कर दिया गया था। तो फ्रांस के जो पैसिव सिटीजन थे, जो वोट नहीं दे सकते थे, वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे और फाइनली उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया। जैकोबिन क्लब उन लोगों का क्लब था जो कि पैसिव सिटीजन थे, बहुत गरीब कैटेगरी के लोग थे और जो चाहते थे कि ये रेवोल्यूशन कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे लोगों का लीड करा था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने 1 साल तक फ्रांस में रूल किया, लेकिन वो रूल रीन ऑफ टेरर की वजह से जाना हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसने अच्छे काम के बजाय बुरे काम ज़्यादा किए थे। तो उसके जो बुरे काम थे वो उसने अच्छे कामों को पूरी तरीके से ढक लिया। अब आती है फ्रांस में डायरेक्टरी। जब फ्रांस में डायरेक्टरी थी तो डायरेक्टरी भी फ्रांस को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देने से फेल हो गई। फाइनली फ्रांस की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी स्टूडेंट्स, वो पूरी तरीके से इनस्टेबल थी, कुछ भी क्लियर कट नहीं था। ऐसे में फ्रांस को लीडरशिप देने के लिए वहाँ का जो चीफ ऑफ आर्मी था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने फ्रांस की रीन सारी अपने हाथ में ली और उसने फ्रांस को एक देश बनाया, ना कि एम्पायर। तो अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो देश बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया ऑफ नेशन था, उसका जो पहला एक्सप्रेशन था वो हमें फ्रांस से देखने को मिलता है। तो वो क्या थे एक्सप्रेशंस, ऐसी वो क्या आइडियाज था, वो क्या कॉन्सेप्ट थे जिन कॉन्सेप्ट ने फ्रांस को एक देश की तरह एस्टैब्लिश किया और एक रोल मॉडल कंट्री की तरह एस्टैब्लिश किया, जिसे सभी यूरोपियन कंट्री ने फॉलो किया। लेट्स डिस्कस। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आइडिया दिया था वो ये दिया था कि अब से जो फ्रांस है उसे पर्सोनिफाई किया फादर के रूप में, जैसे बोला गया ला पैट्री। ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड। हम सभी लोग अपने फादर को किस तरीके से देखते हैं? हम सभी लोग अपने फादर को हम ऑनर से देखते हैं, रिस्पेक्ट से देखते हैं, एक ऐसा फिगर जो हमें सिक्योर करता है, एक ऐसा फिगर जो हमारी रक्षा करता है। तो फ्रांस को एक पर्सोनिफिकेशन के थ्रू फादरलैंड की उपाधि मिली और अब जो फ्रांस के स्टेट थे उन्हें खत्म करके सिर्फ और सिर्फ सिटीजन बनाया। तो फाइनली एक और क्लियर कट एक्सप्रेशन था ले सिटियन। ले सिटियन का मतलब है सिटीजन। इसका मतलब हम सब उस फादर के संतान हैं, सिटीजन है। जिस तरीके से एक फादर अपने संतानों के अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, हमारा देश का संविधान भी हमारे बीच में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, बल्कि हम सब लोग एक देश की सिटीजन की तरह रहेंगे, जिनके बीच में इक्वलिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी और जिन्हें जस्टिस मिलेगा। तो ये एक एक्सप्रेशन था जिसे बोला गया ले सिटियन, जिसका मतलब होता है सिटीजन। उसके बाद उसने फ्रांस के अंदर एक नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, ट्राइकलर फ्लैग। ये ट्राइकलर फ्लैग फ्रांस की सभी बाउंड्री पे, सभी एम्पायर्स में, सभी रीजन्स में लगाया गया ताकि लोगों को अपने देश में होने का एहसास हो। तो फ्रांस में नेशनल फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रांस में अलग अलग हाइम्स कलेक्ट की गई और शहीदों को याद किया गया, जिससे लोगों को
देश से जुड़े होने का मैसेज मिला। उसके बाद फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ फ्रांस का नेशनल एंथम। जब आप लोग नेशनल एंथम गाते हो तो आई एम श्योर आपको पेट्रियोटिक फीलिंग आती होगी। तो फ्रांस ने जब अपना नेशनल एंथम ले मार्सेल्स रिटन बाय रॉजर दे ला आयल इंट्रोड्यूस किया था, तो उस नेशनल एंथम को गाने से, उस नेशनल एंथम को हाइम करने से फ्रांस के लोगों को एक नेशनलिस्ट फीलिंग जैसा महसूस होता था, और इससे उनको आपस में बॉन्ड क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद फ्रांस के अंदर करेंसी को सेंट्रलाइज किया गया। फ्रांस में एक कॉमन करेंसी रखी और फ्रांस के जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उन्हें डिस्करेज किया गया। और फ्रांस को एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज दी गई और वो नेशनल लैंग्वेज थी फ्रेंच। इसके अलावा फ्रांस के जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उन्हें अबॉलिश किया गया और फ्रांस के अंदर यूनिफाइड कॉमन वेट एंड कॉमन मेजर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनल ड्यूटी को खत्म किया। इंटरनल ड्यूटी को खत्म करने से सबसे बड़ा बेनिफिट मिला कि फ्रांस के जो बिजनेस था वो इनकरेज हुआ। ठीक है, इंटरनल ड्यूटी को अबॉलिश किया गया। और यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। तो ये जो फ्रांस था अब धीरे धीरे एम्पायर से देश का शेप लेता जा रहा था। आप देखिए, फ्रांस में जनता को इक्वलिटी मिल चुकी है, फ्रांस में जनता को नेशनल फ्लैग मिल चुका है, नेशनल एंथम मिल चुकी है, उन्हें कॉमन करेंसी मिल चुकी है, उनके रीजनल डायलेक्ट्स खत्म करके उन्हें एक नेशनल लैंग्वेज मिली, उनके एक नेशनल एंथम को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली, उनका इंटरनल ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया गया, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि फ्रांस के जनता फ्रांस के किसी भी कोने में रहती हो वो अपने आप को फ्रांस का सिटीजन माने, ना कि फ्रांस के किसी एक राज्य का सिटीजन। वो अपने आप को फ्रेंच बोले, ना कि अपनी आइडेंटिटी को अपने किसी छोटे से स्टेट से एसोसिएटेड करे। तो अब जब जनता के बीच में मैसेज गया कि हम लोग फ्रांस के किसी कोने से नहीं हैं, बल्कि पूरा फ्रांस हमारा है और हम पूरे फ्रांस के हैं, और हमारे बीच में अब किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, हमारे साथ किसी भी तरह का कोई अत्याचार नहीं होगा, हम पे रूल किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन से रूल किया जाएगा, रिटन लॉ से रूल किया जाएगा। तो फ्रांस के लोगों के साथ में एक मैसेज गया और फाइनली फ्रांस एक एम्पायर से देश बनने में अपने आप को रोल मॉडल को स्टैब्लिश करता हुआ पूरे यूरोप के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ कि पूरे यूरोप ने उस एग्जाम्पल को फॉलो किया। फ्रांस ने ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के बाद एक रेजोल्यूशन भी लिया फ्रांस के लोगों ने कि हमें सिर्फ फ्रांस में इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, बल्कि हमें पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पे मोनार्कीज हैं, यूरोप में जहाँ जहाँ पे अत्याचार है, उन सभी यूरोप की एम्पायर्स को हमें उन अत्याचार से मुक्त करना है, और जितने भी एम्पायर है उन्हें हम देश बनाएंगे, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हमने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए हैं। वो सिर्फ फ्रांस तक नहीं रुके, उनका मिशन था कि पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पर भी राजा की डायनेस्टीज हैं, राजा मोनार्क्स हैं, वहाँ पर उन राजा को या तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनाना है या फिर उन देश को हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट करके रिपब्लिक बनाना है। ये नोबल कॉज के साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने उन सभी एम्पायर्स पर अटैक किया जहाँ पे मोनार्कीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है, पर इससे पहले हम पढ़ते हैं
कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का रोल था फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने में। तो नेपोलियन बोनापार्ट, एज आई सेड, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में सबसे पहले 1804 में ही क्रॉन्ड हिमसेल्फ। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को जो ताजपोशी की वो 1804 में की थी, और उसी समय उसने कुछ कॉमन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। उन लॉ को बोला गया सिविल कोड, सिविल कोड ऑफ 1804। और नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कुछ सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस माना। फॉर एग्जांपल, वहां पर उसने एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया। आपको पता है 1800 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बैंक को एस्टेब्लिश किया था, जिस बैंक को आज भी फ्रांस का सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट बैंक माना जाता है। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ फ्रांस। So now you can imagine that how serious was he for the banking system of his country. अब बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जहां जहां पे भी गया, ठीक है, वो गया सबसे पहले डच रिपब्लिक ऑफ स्विट्जरलैंड, इटली एंड प्रूशा। वो जहां जहां पे भी गया उसने उन सभी एम्पायर्स के सारे छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में मिलाया, उनके अंदर कॉमन वेट, कॉमन मेजर्स और कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। इस तरीके से उसने सारे यूरोप के कंट्रीज को वन बाय वन यूनिफाइड करने की कोशिश की और उनकी मोनार्कीज को डीथ्रोन करके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या रिपब्लिक सेटअप करने की कोशिश की। तो अब उसने क्या किया, उसने इन सभी देशों पे हमला किया जिन देशों में मोनार्कीज काफी स्ट्रांग थी। वो देश थे इंग्लैंड, इसके अलावा वो देश था प्रूशा, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। इन सभी देशों में जब नेपोलियन बोनापार्ट पहली बार एंटर हुआ तो लोगों ने उसको वेलकम किया। लोगों ने सोचा कि उनका लिबरेटर, उनको आज़ादी दिलाने वाला आ चुका है, जो कि उनके देश में भी वही सब इंट्रोड्यूस करेगा जो उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया, और उन्हें भी देश का दर्जा देगा, ना कि किसी एम्पायर का। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की जो आने की खुशी थी लोगों के मन में, वो कुछ दिनों बाद वापस से गायब हो गई, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने उन सभी देशों में कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिन सिस्टम की वजह से उसके अच्छे काम लोगों द्वारा भुला दिए गए। वो क्या क्या थे देखते हैं। उसने सबसे पहले टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया। I'm sorry, अब जब उसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना था, रेलवेज को बिल्ड करना, रोड्स को बिल्ड करना था, ट्रांसपोर्टेशन को बिल्ड करना था, तो पैसे की जरूरत तो उसको थी। तो उसने क्या किया कि जिस भी कॉलोनीज में उसने रूल किया, उसने टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा उसने सेंसरशिप को यूज किया। सेंसरशिप को उसने यूज किया ताकि वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा सके। I must tell you what is censorship. Well, censorship is a cap on your freedom of expression. You cannot express yourself in any form, especially against the king. उसके बाद उसने फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू किया।
फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी एम्पायर्स पे अटैक किया अपनी आर्मीज के साथ, तो उसे अपनी आर्मी में अच्छे सैनिकों की ज़रूरत थी। तो जिस भी कंट्री में वो गया, उस कंट्री के जवान जो लड़के थे उन्हें वो आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती करता था ताकि वो अपनी सेना का विस्तार कर सके और कंट्री को जीत सके। तो ये 3 काम जो थे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए, ये तीनों काम उन अच्छे कामों पे भारी पड़ गए और फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट का सामना हुआ 4 मेजर पावर के साथ, और वो चारों मेजर पावर थी इंग्लैंड, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। और इन सभी मेजर पावर ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली हरा दिया। तो 1850 में एक फाइनल बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू। जिस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट was defeated by this 4 superpower of Europe, and it was the end of a complete era, the era which gave world a clear sign of nation, which gave the world the clear idea of what does a nation look like. Although Napoleon Bonaparte was defeated in the Battle of Waterloo, but Napoleon Bonaparte finally gave the world legacies the world deserves. उसकी legacies आगे भी continue रही। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर। इसी के साथ हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू के बाद किस तरह से डेथ हुई और फ्रांस और यूरोप की पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जो चेंजेस थे उसे किस तरीके से दूसरी मोनार्कीज ने इंट्रोड्यूस किया। थैंक्स अ लॉट।